चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर क्रेस्को सीरीज का, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मोस्ट अवेटेड चैप्टर आप लोगों के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत आराम आराम से अपन समझते जाएंगे चीजों को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म से। बेसिक टर्म क्या क्या है इसमें? नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम सिस्टम। सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सिस्टम क्या है? सिस्टम के बारे में लिखेंगे द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation is called सिस्टम। तो यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में होता है, मतलब जिसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, हीट की, वर्क की, इंटरनल एनर्जी वगैरह, इन सब की। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस मार्कर को एक सिस्टम मान लूं, तो इस मार्कर के लिए ये एक सिस्टम हो गया और इसके लिए पूरी दुनिया क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक तो सिस्टम हो गया, सेकंड नंबर पे मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है? द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब अदर देन सिस्टम जो होता है ना, अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जो सिस्टम के अलावा बाकी पार्ट बचा वो क्या हो गया? सराउंडिंग्स हो गया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स किससे मिलकर बना है? सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है। आपकी बॉडी को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो बाकी आपके लिए पूरी दुनिया क्या हो गई? सराउंडिंग्स हो गई। ठीक है, इस टाइप से। तो बेसिक टर्म ही आपको पहले से ही पता है। आगे बढ़ते हैं, अपन टाइप ऑफ सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम को हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ओपन, एक क्लोज, एक आइसोलेटेड। ठीक है, बहुत आसान है। नंबर 1 क्या है? ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है? जहां पर मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाएं। जैसे मेरे पास मान लो एक कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है और ऊपर से खुला है ये। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो? मास एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक, तो आप मास एक्सचेंज कर सकते हो और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हो। तो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो जाए। मास का एक्सचेंज तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें से कुछ निकाल लिया, कुछ डाल लिया। एनर्जी का एक्सचेंज कैसे समझ में आएगा? छू के देख लो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। झटका लगेगा बहुत भयंकर, मतलब गरम गरम लगेगा, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो गई। सेकंड नंबर पर क्या है? क्लोज सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम की बात करूं तो क्या होगा? ये जो पानी कंटेनर में भरा था इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा? मैंने इसको बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? अब मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों? ऊपर से बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो मास का एक्सचेंज नहीं होगा। एरो ऐसे बनाने का मतलब क्या है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का एक्सचेंज दिखाना। ठीक है, एनर्जी अब भी एक्सचेंज होगी। छू के देखेंगे तो गर्म लगेगा, तो एनर्जी एक्सचेंज होगी। और ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को बोलते हैं डाई थर्मल वॉल। डाई थर्मल वॉल, इसको भी, और इसकी दीवारें, इसको भी क्या बोलते हैं? डाई थर्मल वॉल, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ना तो मास एक्सचेंज हो पाए ना एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, लेकिन ये वैलिड होता है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ठीक, जैसे आपने देखा होगा आपके पास थर्मस फ्लास्क है। ठीक है, ये थर्मस फ्लास्क है और ये बंद है और इसमें भरा हुआ है पानी। ठीक है, ठंडा पानी भरा हुआ है, भयंकर ठंडा पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? बंद है ये, तो आप मास का एक्सचेंज नहीं कर सकते और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले ठंडा पानी रखा था और अभी भी ठंडा ही है, ऐसा नहीं होता। 100% नहीं होता आइसोलेटेड कोई भी सिस्टम, ध्यान रखना। और ये जो दीवारें हैं इसकी, इन दीवारों को बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन सिस्टम का, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। बहुत आसान है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास
मास और साइज इंडिपेंडेंट, मास और साइज इंडिपेंडेंट, मतलब जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करती उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मास एंड, या और लिखो मास और साइज, मास और साइज डिपेंडेंट, मास और साइज डिपेंडेंट, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आपको एग्जांपल इनके ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या क्या होते हैं इंटेंसिव के और क्या होते हैं एक्सटेंसिव के। ठीक है, जैसे सिंपल सा बात है, अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को सपोज कंपेयर कराऊं, ठीक है, मेरे पास जैसे आप कंसीडर कर लो ये रूम है, ठीक, इसका कुछ वॉल्यूम मान लेते हैं वी वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मैं बीच में एक दीवार बना दूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v/2 हो जाएगा। इसका मतलब मैंने साइज कम कर दिया तो वॉल्यूम भी हाफ हो गया, मतलब ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, साइज डिपेंडेंट हो गई, इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। अगर मैं बोलूं इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है और मैंने दीवार बना दी, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आधे हिस्से में 15 डिग्री और दूसरे में भी 15 हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि 30 डिग्री कांस्टेंट रहेगा दोनों तरफ। तो वो क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा होता है। तो कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी एक्सटेंसिव कौन सी इंटेंसिव है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो H को बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। E मतलब हो गया आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक है। H हो गया क्या, एंथैल्पी, E क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। और देखो जरा, C मतलब हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक है। G मतलब गिव्स एनर्जी, S मतलब क्या हो गया आपका, एंट्रोपी, ठीक है। और M और V मास और वॉल्यूम, ये तो वैसे भी डिपेंडेंट होंगे। तो ध्यान से देखो ये क्या क्या है। H को क्या बोलेंगे अपन, H को बोलेंगे एंथैल्पी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। एंथैल्पी हो गया। E मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। C का मतलब क्या हो गया, C मतलब हो गया टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी, ठीक है। G का मतलब क्या हो गया, G मतलब हो गया गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। S का मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी, एंट्रोपी। और M का मतलब आप जानते ही हो मास, और V का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब मैं कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों में वॉल्यूम तो हो गया क्या, एक्सटेंसिव। प्रेशर एंड टेम्परेचर PT ये क्या हो गया, इंटेंसिव। अब जितनी भी प्रॉपर्टी में मोलर या स्पेसिफिक वर्ड हम यूज करेंगे तो वो सारी की सारी इंटेंसिव बना देते हैं। मतलब आप एक प्रॉपर्टी याद रखो कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर मैं डिवीजन ले लूं तो वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, मास और वॉल्यूम का क्या है, रेशियो है। मास और वॉल्यूम का रेशियो मतलब मास क्या है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। मतलब डेंसिटी क्या हो गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। और जहां भी आप मोलर या स्पेसिफिक यूज करते हो तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव हो जाएंगी, ठीक। जैसे अगर मैं लिखूं आपसे क्या, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब एक बात बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी पर मोल। तो हीट कैपेसिटी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव, और मास या मोल क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या लोगे, इंटेंसिव बनेगा अगर रेशियो लोगे तो। अब मोलर की जगह मैं स्पेसिफिक भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनना जरा, मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी पर मोल, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो ये क्या हो गया, C अपॉन ग्राम, मतलब ये क्या हो गया, टोटल हीट कैपेसिटी अपॉन मास। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो गया, इंटेंसिव, और टोटल हीट कैपेसिटी और मोल। आप चाहो तो यहां पे मोल भी लिख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब दोनों एक्सटेंसिव का रेशियो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। और देखो जरा, अगर वेपर प्रेशर लिखें तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर, ये इंटेंसिव होता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, ये इंटेंसिव होता है। तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी हैं, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। P के बारे में तो पता है, प्रेशर हो गया, यहां पे लिख लो आप, P प्रेशर है, T टेम्परेचर, D डेंसिटी। तो P क्या हो गया, प्रेशर, T क्या हो गया, टेम्परेचर, और D क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। और जहां कहीं भी आप वर्ड देख लो मोलर या स्पेसिफिक, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इसमें एक पॉइंट और है क्या, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज नॉन एडिटिव इन नेचर। नॉन एडिटिव का मतलब क्या है, कि दो प्रॉपर्टी का एडिशन आप नहीं कर सकते हो इंटेंसिव में, ठीक है।
जबकि एक्सटेंसिव में क्या दो प्रॉपर्टी का एडिशन कर सकते हो। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, आर एडिटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टीज का एडिशन आप कर सकते हो यहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन में आपको इनमें से मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा स्टेट एंड पाथ फंक्शन। बहुत आसान है, क्या होता है, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है जिस प्रोसेस के थ्रू सिस्टम अपना काम कर रहा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं स्टेट फंक्शन को डिफाइन करो, तो स्टेट फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे? स्टेट फंक्शन होता है डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, स्टेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या क्या है, मान लो P1 V1 T1 है, और फाइनल स्टेट पर उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। इस तरीके से स्टेट मेंशन करते हैं। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो वो क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, पाथ फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? किसको? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस से सिस्टम गुजर रहा है उसके पाथ पे डिपेंड करता है। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे से समझ रखा है। ठीक है, अब तो बड़े हो गए, अच्छे से डिफरेंस भी पता है। डिस्टेंस एक पाथ फंक्शन है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक स्टेट फंक्शन है। सही बात है ना? डिस्प्लेसमेंट हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखते हैं, और पाथ फंक्शन में हम थ्रू आउट पाथ की स्टडी करते हैं। तो बहुत आसान शब्दों में देखें तो डिस्टेंस क्या है? पाथ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टेट फंक्शन। जैसे आप अपनी कोचिंग जाते हो, तो घर से जब कोचिंग जाते हो तो आप होते हो स्टेट फंक्शन, लेकिन जब कोचिंग से घर जाते हो तो आप बन गए पाथ फंक्शन। क्यों? घूमते हुए जाओगे, मार्केट में भी घूमोगे, खाओगे पियोगे, फिर घर पहुंचोगे। जबकि घर से जब निकलते हो तो सीधे कोचिंग जाते हो, कहीं नहीं जाते हो। लेकिन कोचिंग से जब घर जाते हो तो आराम से जाते हो, तसल्ली से। घर वाले भी सोचते हैं जाने में बहुत कम टाइम लगता है, आने में तो इसको आधा घंटा 1 घंटा लग गया। ठीक है, तो खैर स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल लिख लो और पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल लिख लो। क्या है? स्टेट फंक्शन में लिखो इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा यू, जिसको हम डेल्टा ई भी लिखते हैं। इसके बारे में अभी हम यहां समझने वाले हैं। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन है, और पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल है क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू क्या है आपका? हीट, और डब्ल्यू क्या है? वर्क। क्यू है हीट और डब्ल्यू क्या है? वर्क, या वर्क डन बोलते हैं अपन। ठीक, यहां समझ लेते हैं इन सब चीजों को। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी है जो सिस्टम में टोटल एनर्जी का सम हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, ऐसा यूजुअली अपन बोलते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी का सम है, मतलब ऑल एनर्जी बोल देते हैं ना। तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, ऑल एनर्जी में जैसे आपका लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी का सम है। तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज, 2 बार एनर्जी क्यों लिख दिया? 1 बार। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एनर्जी लाइक काइनेटिक, पोटेंशियल, बॉन्ड एनर्जी, ईटीसी, इस टाइप का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? इंटरनल एनर्जी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा यू या डेल्टा ई से। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने डेल्टा यू लिखा तो क्या लिखोगे? U2 माइनस U1, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी का क्या है? ये डिफरेंस है। क्योंकि एक्चुअल में आप जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट मानने पर। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? वो भी चेंज जो होगा उसका सेम रहेगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दोगे तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी का चेंज निकालूंगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट आपने क्या लिया। थोड़ा सा फिजिक्स में आपने इसको पढ़ा होगा। खैर, अपन तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी क्या है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है क्या? इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ये। अब अगर मैं आपसे बात करूं, हीट को डिफाइन करो, हीट को। ठीक है, हीट क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू
टेम्परेचर डिफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। और ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है, यहां लिख ही रखा अपन ने। वर्क को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, ये बहुत बेसिक टर्म अपन पढ़ रहे हैं अभी, पहले क्या फटाफट से बेसिक टर्म कवर कर लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आपको आसानी से जम जाएगा फिर, है ना। वर्क क्या होता है, द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। जो एनर्जी ट्रांसफर है उसको हम ऐसे लिखेंगे, द एनर्जी ट्रांसफर अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क। तो जो आप एक्सटर्नल वर्क या फिर प्रेशर लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ओवरकम करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो ये ध्यान रखना, ये है स्टेट फंक्शन, हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, ठीक है। हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शन, और डेल्टा यू या डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ध्यान देना, यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होता है बहुत आराम से, ठीक है। मैंने आपको बेसिक टर्म पीछे इसलिए पढ़ा दी है क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। अदरवाइज आप चैप्टर को यहां से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। कई लोग यहां से भी स्टार्ट करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स भी साथ में हम लेते जाएंगे। पीछे का पोर्शन एक्सटेंसिव इंटेंसिव वगैरह इंपॉर्टेंट है तो वो जरूर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हीट और वर्क के सम के बराबर होता है। मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। मीन्स एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से आपको एक ही तो डेफिनेशन याद है, ठीक है, मैंने थोड़ा बोला और आपके दिमाग में पूरी आ गई होगी, है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन है। अब ये जो डेल्टा यू है ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, आपको पता है, क्यू हीट है और डब्ल्यू क्या है, वर्क। अब यहां लगता है आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत ध्यान से देखना जरा। साइन कन्वेंशन ये है कि अगर अब मैं आपसे बोलूं, क्या देखना जरा, पहला हीट एब्जॉर्ब्ड, ध्यान से लिखना बहुत ही है ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक। अगर ऐसा लिखा है कि हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, तो क्या लिखना है, नेगेटिव। अच्छा, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन रिलीज कर रहा होगा, सराउंडिंग, है ना। अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम तो हीट कहां जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो ये हम ऐसे बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसको बोल सकते हो हीट रिलीज बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, है ना। तीसरा देखना जरा ध्यान से, अगर ऐसा लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है किस पर, सराउंडिंग पर, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम पर हो रहा है वर्क, कौन कर रहा होगा, सराउंडिंग कर रहा होगा, तो पॉजिटिव। तो इसको आप बोल सकते हो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, और इसको बोल सकते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। इसको याद करने की ट्रिक है, आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लो, याद हो जाएगा आसानी से। मेरे पास अगर सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है, अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो वर्क क्या होगा, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो ऑन द सिस्टम हो रहा है ना, तो ये होगा पॉजिटिव, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये होगा नेगेटिव। अगर सिस्टम को हीट मिल रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड, तो पॉजिटिव, और सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। और ये सारी कहानी किसके बीच में चल रही है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का रहता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की कहानी है पूरी, है ना। हीट एब्जॉर्ब हुई तो किसने रिलीज करी होगी, सराउंडिंग ने। अगर सिस्टम ने हीट रिलीज करी तो किसने एब्जॉर्ब करी होगी, सराउंडिंग ने। ऐसा होता है ना। क्वेश्चन देख लो एक बहुत इजी सा, फाइंड डेल्टा यू इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स, ध्यान से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहां पर, एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल, मतलब क्यू एब्जॉर्ब मतलब क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, कितना, 15 kg ऑफ हीट, एंड डज 5 kg ऑफ वर्क, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डब्ल्यू क्या होएगा, -5 kg होएगा, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, 15 - 5 इज इक्वल टू 10 kg।
अब यहां पर आपको यूनिट कन्वर्जन भी याद करना पड़ेगा। क्यों? अभी तो चलो किलोजूल किलोजूल का मामला चल रहा था, कभी अगर ऐसा आ जाए कि कैलोरी में भी दे दें, 1 कैलोरी में 1 जूल में, तो वो आपको याद होना चाहिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, अप्रोक्सीमेटली 4 लेके आप सॉल्व कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां मैं कन्वर्जन लिख देता हूं इसका, क्या 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2, जिसको नियरली हम 4 जूल लेकर सॉल्व कर दिया करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाया करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत आराम से कन्वर्जन भी आपको याद होना चाहिए, यूजुअली याद होती है, फिजिक्स में भी आप बहुत बार यूज करते हो। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रोसेसेस के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, अलग अलग टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है हमारे पास। बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक। ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये 3 बता रहा हूं प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या, देखो बैरिक का मतलब हो गया प्रेशर और आइसो मतलब सेम हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखो, मतलब प्रेशर चेंज जहां पर क्या हो 0, तो उसको क्या बोलोगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक में क्या बोलोगे, वॉल्यूम चेंज। आइसोकोरिक मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम का चेंज क्या हो 0, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। और आइसोथर्मल क्या हो गया, डेल्टा टी 0, मतलब टेम्परेचर का चेंज क्या होना चाहिए 0। ठीक, अब मुझे क्या है, पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ बनाने बहुत आसान है। जैसे पीवी ग्राफ आप बनाओगे आइसोबैरिक के लिए, कौन सा, पीवी ग्राफ, तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, मतलब किसी भी वॉल्यूम पे चले जाओ प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, वीटी ग्राफ में क्या होगा, आप याद करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वीटी ग्राफ में अगर मैं आइसोबैर बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ना, क्यों, पीवी इक्वल टू एनआरटी आ रहा है ना, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोल्स और आर तो कांस्टेंट होते हैं, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा आपका। ठीक, पीटी ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट करना है तो अगेन ग्राफ फिर से ऐसा आएगा। आप किसी भी टेम्परेचर पर चले जाओ, और यहां जो टेम्परेचर हम लेते हैं वो यूजुअली केल्विन में लेते हैं, आप किसी भी टेम्परेचर पर चले जाओ प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से आइसोकोरिक में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कैसा आएगा, इस टाइप से, मतलब इस वाली लाइन पर आप देखो तो वॉल्यूम सेम है। ठीक, वीटी ग्राफ में देखोगे तो इस वाली लाइन पर वॉल्यूम सेम है। भाई ये क्या है, वॉल्यूम सेम वाली लाइन है ना, किसी भी टेम्परेचर पे चले जाओ। और पीटी में क्या आएगा, फिर से वही पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसका मतलब कैसा ग्राफ आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक, ऐसा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का। आइसोथर्मल में क्या है, देखो जरा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, और पीवी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हाइपरबोला बनेगा इस टाइप से। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां डायरेक्टली थे, यहां क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो आगे देखो, वीटी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट किस लाइन पर होगा, इस लाइन पर होगा। आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसी तरीके से इसमें भी ऐसे ही होगा, पीटी ग्राफ में भी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो बहुत आसान से ग्राफ होते हैं आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल के। ठीक है, सिंपल से ग्राफ है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रोसेस पर चलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, जितनी भी प्रोसेसेस हम पढ़ रहे हैं, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, साइक्लिक, एडियाबैटिक, सभी में हम क्या मान के चलते हैं, एक कंटेनर है और उसमें आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है, तो सभी चीजों में आप यही सोचना, एक कंटेनर में आइडियल गैस है और उसके लिए हम ये सारी कहानी कर रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोसेस ऐसी होती है ये, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम with the formation of लूप। देखो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहेंगे, लेकिन लूप भी बनेगा साथ ही साथ। अब ये लूप का मतलब क्या है, एक तरीके से ऐसा बोलो कि रिंग जैसी बनेगी, या फिर ऐसा बोलो कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हम ले लें कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो और क्या हो, वो साइक्लिक हो, पूरा का पूरा क्या हो, साइक्लिक हो। जैसे साइक्लिक प्रोसेस आपकी अच्छी दिखने वाली भी हो सकती है, गंदी दिखने वाली भी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसे ये पॉइंट नंबर 1, आप 1 से गए कहां पे, 2 पे। ठीक है, 1 से आप 2 पर गए, 2 से आप कहां पर आए, 3 पर,
3 से आप आए 4 पर, 4 से आप गए 1 पर। ये पीवी ग्राफ मैंने ले लिया। तो आप देखो 1 से शुरू किया था, 1 पे ही आ गए और साइकिल भी बन रही है, मतलब साइकिल होना चाहिए। लूप का मतलब एक तरीके साइकिल होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टाइप का कोई साइक्लिक प्रोसेस हो सकता है क्या? देखो ये 1 है, आप गए ऐसे 2 से फिर आप ऐसे चले गए 3 से फिर ऐसे चले गए 4 से फिर वापस ऐसे चले गए 1। तो आप देखो ये थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, गंदा सा मतलब कुछ भी बना दिया अपन ने, कोई भी प्रोसेस बना दी। तो ये भी साइक्लिक है भाई। 1 से शुरू किया था, 1 पर ही आ गए और रिंग बन रही है, लूप बन रहा है, ऐसा बोलो आप, है ना, साइकिल बन रहा है। तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक प्रोसेस और नॉट, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना तो काम हो जाएगा। अच्छी दिखने वाली प्रोसेस भी हो सकती है, गंदी वाली भी हो सकती है, ठीक है। इधर अगर मैं ऐसा बनाऊं, आपसे ऐसा पूछूं, बताना जरा, 1 से गए 2 पे, ध्यान से सुनना, 1 से गए 2 पे और 2 से वापस आ गए 1 पे, क्या ये साइक्लिक है? इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम है, 1 से 2 गए, 2 से 1 आ गए, लेकिन इसमें लूप नहीं बन रहा, रिंग नहीं बन रही, साइकिल नहीं बन रहा, इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। तो ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, ध्यान रखना। अब जो अच्छी दिखने वाली प्रोसेस है उसमें मैंने ये जो एरो बनाया, इसका मतलब क्या है वो ध्यान से देखना जरा। जैसे अगर मैं सिर्फ 1-2 के बारे में बात करूं, किसके बारे में? 1-2 प्रोसेस क्या है बताओ जरा। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जो पीछे हमने प्रोसेस पढ़ी, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, उन सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। 1 से 2 में देखो थ्रू आउट द प्रोसेस 1 से 2 प्रेशर कांस्टेंट है, तो 1 से 2 के लिए लिखूंगा मैं आइसोबैरिक एक्सपांसन, और एक्सपांसन को लिखते हैं हीटिंग। एक्सपांसन को क्या लिखते हैं? हीटिंग। कंप्रेशन को लिखते हैं कूलिंग, क्योंकि हीटिंग पर एक्सपांसन और कूलिंग पर कंप्रेशन होता है। अच्छा 2 से 3 बताओ, 2 से 3 अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज वाली वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे? कंप्रेशन या फिर कूलिंग। इस तरीके से प्रोसेस हम लिखते हैं ना। 3 से 4 आइसोबैरिक कूलिंग, क्योंकि पीछे आ रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है, आइसोबैरिक कूलिंग या कंप्रेशन। और 4 से 1 आइसोकोरिक हीटिंग, आइसोकोरिक हीटिंग या एक्सपांसन। हीटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपांसन। कूलिंग का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन। एरो जिस तरह, देखो सीधी सी बात है, जो क्वांटिटी बढ़ रही है उसके लिए एक्सपांसन याद रखो, जो कम हो रही है वो कंप्रेशन। तो इस टाइप से आपसे ग्राफ वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। और ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसे ही बना दी मैंने। रिंग वाली भी हो सकती है साइक्लिक प्रोसेस। अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं एक, कि क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, बताओ जरा। ये साइक्लिक है कि आप 1 पे थे, 1 से 2 पर गए और 2 से फिर 1 पर आ गए, क्या ये साइक्लिक है? तो आप बोलोगे यस साइक्लिक है। मतलब क्या होना चाहिए? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए, लूप बनना चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब चलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों को एक साथ अपन कवर करेंगे। ध्यान से सुनना जरा। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होती है। मतलब अपने पास क्या है, सबसे पहली बात, इसमें है मेरे पास आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स। क्या है? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो मैं यहां पर P एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, ठीक है, और जो कि कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट P एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, तो होता क्या है, ये जो पिस्टन है एक ही झटके में नीचे आ जाता है। ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है, तो ये क्या होता है, एक ही झटके में नीचे आ जाता है और प्रोसेस पूरी हो जाती है। एक ही झटके में अगर नीचे आ जाएगा तो क्या होगा? कंप्रेशन हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, और पिस्टन ऊपर से एक ही स्टेप में या एक ही झटके में क्या आ गया? नीचे आ गया। मतलब आपने जो P एक्सटर्नल यहां अप्लाई किया था, जो कि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था, तो आपने क्या करा? गैस को कंप्रेस कर दिया। मतलब एक तरीके से आप ये समझो कि आपके पास एक पिस्टन था, आपने ऊपर उसके एक ईंट रख दी। ईंट का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट प्रेशर उसने अप्लाई किया। ईंट का प्रेशर वेरिएबल थोड़ी होगा। एक ईंट थी तो मैंने वो क्या करा, यहां पर एक ईंट डाल दी, तभी तो P एक्सटर्नल लगा। तो यहां मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ईंट रख दी, तो ईंट रखने से क्या हुआ, उसका प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ना, तो वो एक ही झटके में यहां से नीचे आ जाएगा। एक ही झटके में क्या हुआ, यहां से, अगर मैं बोलूं यहां पर और यहां पर, इसका वॉल्यूम मैं V1 बोल रहा हूं, यहां V2, तो V1 से V2 एक ही झटके में आएगा। एक ही झटके में आने का मतलब है कि 1 स्टेप प्रोसेस होगी। ये उसी तरीके से है जैसे मान लो आपने किसी को जोरदार थप्पड़ मारा और वो गिर गया, कभी उठा ही नहीं,
मतलब प्रोसेस पूरी हो गई। ठीक, तो ये ऐसा मैं लिख रहा हूं पॉइंट, ध्यान से लिखना जरा। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कब होती है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पर होती है। बहुत ध्यान से लिखना, ये वाला वर्ड जो है ना क्वेश्चन में चमकता हुआ दिखता है। जब हम वर्क निकालेंगे ना तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो आप समझ जाना कि इरिवर्सिबल वर्क निकालना है। ठीक है, इस टाइप से आएंगी आगे चीजें, तो ये ध्यान रखना आप, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस, आपने थप्पड़ मारा, सामने वाला गिर गया, खत्म। ठीक है, वन स्टेप हो गया। फास्ट प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है ये? फास्ट प्रोसेस एक ही स्टेप में हो रही है, सीधा V1 से V2 पर आ रहे हैं अपन। अगर वॉल्यूम में V1 मान लूं तो V1 से कहां आ रहे हैं? V2 पे आ रहे हैं। तो ये हो गई इरिवर्सिबल। अब चलते हैं रिवर्सिबल पे, ध्यान से देखना जरा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आप जो प्रेशर है ना वो धीमे धीमे अप्लाई करते हो। जो प्रेशर आपने अप्लाई किया ना P एक्सटर्नल, वो क्या अप्लाई किया? वेरिएबल प्रेशर अप्लाई किया। ध्यान देना आप जरा, वेरिएबल प्रेशर में क्या होता है? रिवर्सिबल। और कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है? इरिवर्सिबल। ठीक है, तो P एक्सटर्नल क्या है आपका? वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे करोगे? मान लो आपने मिट्टी उठाई, ठीक है, आपने मिट्टी उठाई, अब आप मिट्टी इस पे धीमे धीमे डालते जा रहे हो। मिट्टी क्या कर रहे हो? धीमे 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 डालते जा रहे हो। तो हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर चेंज हो रहा है ना। तो आप क्या कर रहे हो, जब इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हो तो पहले क्या होगा, मेरे पास देखो अंदर तो आइडियल गैस है, पहली बात। ठीक है, अंदर कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। तो ये आइडियल गैस अपने पास हो गई, और अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से इस पे मिट्टी डाल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ऊपर से मैंने मिट्टी डाली तो हर एक स्टेप में क्या होगा? प्रेशर वेरिएबल होता रहेगा। तो जैसे ही ऊपर का प्रेशर अंदर से लगने वाले प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो पिस्टन नीचे आना चालू करेगा। जैसे ही पिस्टन नीचे आना चालू करेगा ना तो गैस अंदर से प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो पिस्टन को वापस ऊपर लाना चालू करेगी। फिर पिस्टन ऊपर से नीचे लाना चालू करेगा, जो अपन मिट्टी के पार्टिकल डाल रहे हैं जो। ठीक है, आपने मिट्टी डाली तो फिर वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन जो नीचे ऊपर हो रहा है ना, तो उसमें जो गैस जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, किसका? डस्ट पार्टिकल या मिट्टी का, वो प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जैसे सपोज आपने ऊपर से प्रेशर लगाया 20 atm, तो गैस नीचे से 19.9 लगा रही, तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे आया। फिर आपने और बढ़ाई वहां पे डस्ट पार्टिकल और मिट्टी बढ़ाई, तो फिर से उसने और कोई प्रेशर लगाया, नीचे से प्रेशर लगेगा लेकिन उससे थोड़ा सा कम लगेगा। मतलब धीमे 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 स्लोली 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 ऐसे ऐसे करके पिस्टन क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। और जब बहुत सारी मिट्टी यहां इकट्ठी हो जाएगी, मतलब हम ये मान लेंगे कि चलो यहां पर रुक जाते हैं और एनालिसिस कर लेते हैं वर्क का, हीट का, इंटरनल एनर्जी का। मतलब आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आए, यहां भी आए और यहां भी आए, लेकिन इसमें डायरेक्ट आए, इसमें स्लोली स्लोली आए। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, वो फिर से उठ गया, फिर मारा, फिर उठ गया, फिर मारा, फिर उठ गया, फिर मारा, फिर उठ गया, फिर आपने और जोर से मारा तो फिर गिर गया, फिर नहीं उठा। मतलब धीमे धीमे प्रोसेस हुई, जबकि यहां आपने एक बार में ही मार दिया था, गिर गया था, है ना। तो हुआ क्या, यहां पर जो प्रोसेस हुई वो बहुत ही स्लोली 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 हुई, है ना। तो क्या हो गया यहां पर? गैस का कंप्रेशन। मतलब यहां भी वही काम हो रहा है, V1 से V2 आ रहे हो, ठीक है, V1 से V2 आ रहे हो, लेकिन वन स्टेप में नहीं आ रहे हो, बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेप हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां से जो इस जगह से इस जगह आ रहे हो ना, वो स्लोली स्लोली आ रहे हो। ठीक है, यहां बीच में बहुत सारे स्टेप हुए होंगे, फिर आप यहां पर आए हो, जबकि यहां क्या हुआ है? एक ही स्टेप में आप यहां पर आए हो। यहां बीच में बहुत सारे स्टेप हुए होंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना, एट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर यहां क्या होता है? वेरिएबल होता है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है। ये वन स्टेप था, ये इनफाइनाइट स्टेप की होती है, मतलब मल्टी स्टेप लिख देता हूं। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस। और ये फास्ट है, तो ये क्या है? फिर स्लो प्रोसेस है, बहुत धीमे धीमे होती है, या क्वासी प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी का मतलब स्लोली स्लोली। ठीक है, तो धीमे धीमे होती है रिवर्सिबल, जो तेज होती है वो इरिवर्सिबल। ठीक है, समझ गए तीनों प्रोसेस के बारे में अच्छे से? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। बहुत ध्यान से समझना, सिंपल सी डेफिनेशन होती है। हीट कैपेसिटी सी, ठीक है, हीट कैपेसिटी सी है, टोटल हीट कैपेसिटी सी किसे बोलते हैं? ध्यान से देखो जरा, जो सी होता है ना टोटल हीट कैपेसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड by a system, heat absorbed by a system
टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं हम? हीट कैपेसिटी या टोटल हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला भी बनाते जाएंगे साथ में, क्या बनेगा? C या फिर CT भी बोलते हैं इसको, C लिखो या फिर CT, ठीक है। तो C इज इक्वल टू बनेगा हीट एब्जॉर्ब्ड को हम लिखेंगे प्लस Q और डिवाइडेड बाय डेल्टा T पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। चेंज इन टेम्परेचर नीचे और हीट एब्जॉर्ब क्या होगा? ऊपर। यूनिट लिखो जरा क्या होगी? अगर मैं Q की यूनिट जूल मान लूं तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट बनेगी, ठीक है। अब मुझे लिखना है CM, मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ द सिस्टम, बाय 1 मोल ऑफ द सिस्टम, और बाकी कहानी सेम। मतलब अगर सिस्टम में 1 मोल ले लूं तो CM बन जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा, CM इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस Q डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, पर मोल कर दिया मैंने, तो इसकी यूनिट बनेगी जूल पर मोल केल्विन, सही है। तो मोलर में क्या आता है? 1 मोल के लिए। अब सुनना जरा, स्पेसिफिक के लिए सुनो, CS या फिर S, देखो इसको बोलते हैं टोटल हीट कैपेसिटी, ये मोलर हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मैं यहां पर फॉर्मूला जब बनाऊंगा तो क्या बनेगा? CS या फिर S इज इक्वल टू प्लस Q अपॉन M डेल्टा T। M क्या हो गया? मास। यहां N क्या हो गया था? मोल। यूनिट क्या बनेगी? जूल पर ग्राम केल्विन। इस तरीके से समझ गए? मैंने एक बार डेफिनेशन लिख दी, बस इसी में एडिट करते जाएंगे। C मतलब टोटल हीट कैपेसिटी, CM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, CS या S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर में 1 मोल सिस्टम ले लो और स्पेसिफिक में 1 ग्राम सिस्टम ले लो, खत्म बात, ठीक। आगे बढ़ो, अगला है CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। P मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो भी आप हीट एब्जॉर्ब करोगे, जो भी हीट एब्जॉर्ब करोगे वो किस पर करोगे? कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर बाय अ सिस्टम टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लस क्या आ जाएगा? QP अपॉन क्या आ जाएगा? डेल्टा T, ऐसा, ठीक। यूनिट इसकी सेम रहेगी यहां पे। CPM लिखेंगे तो क्या आएगा? मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, तो CPM इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्लस QP अपॉन क्या आ जाएगा? N डेल्टा T। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लिखना। अब ये जो QP होता है ना, QP को हम क्या बोलते हैं? ये है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या है ये? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की हीट को ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा H, हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो मैं क्या फॉर्मूला बना रहा हूं? यहां मैं लिख रहा हूं डेल्टा H, किस जगह? इस जगह। डेल्टा H इज इक्वल टू N डेल्टा T, इधर ला रहा हूं, तो N CPM डेल्टा T, ठीक है, N CPM डेल्टा T, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, ठीक। अब कई बुक में इसको CP लिख देते हैं, मतलब वहां अंडरस्टूड है। NCP डेल्टा T मतलब वो जो CP है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। CPS में क्या कर दूंगा? यहां पे वेट कर दूंगा मास, तो CPS इज इक्वल टू प्लस QP डिवाइडेड बाय M डेल्टा T, ठीक है। यूनिट वही रहेगी सेम, बस ध्यान रखो मोलर में 1 मोल, स्पेसिफिक 1 ग्राम, खत्म है यार। अगला देखना जरा CV का फॉर्मूला क्या बनेगा? हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ठीक। CVM क्या बनेगा? CVM इज इक्वल टू प्लस QV अपॉन N डेल्टा T, और प्लस QV जो होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। कैसे? ध्यान से देखना जरा। क्या आप ये जानते हो? फर्स्ट लॉ से मैंने बताया था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। अब इसी में ही क्या होता है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो आइसोकोरिक के लिए, किसके लिए? आइसोकोरिक। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो वर्क क्या होता है? 0, क्योंकि हम जो वर्क लेते हैं वो P डेल्टा V, अभी हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे। वर्क होता है P डेल्टा V, तो डेल्टा V 0, तो W क्या हो गया? 0।
तो जो डेल्टा यू बनेगा वो क्या बनेगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, क्यूवी क्या बन गया, डेल्टा यू। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी, एन सीवीएम डेल्टा टी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से, ये दो फॉर्मूले, ठीक। सीवीएस क्या बनेगा बताओ, सीवीएस इज इक्वल टू आएगा प्लस क्यूवी डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको सीपी सीवी, ठीक है, कौन से वाले ध्यान रखने हैं, ये तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन जो आपके दिमाग में होना चाहिए वो एक ये वाला और एक ये वाला। बहुत ध्यान से डेल्टा एच का फॉर्मूला याद करना, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपीएम डेल्टा टी, इससे रिलेटेड आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम डेल्टा टी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद करना आपको। नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने हीट कैपेसिटी के बारे में समझा, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फटाफट से उसको कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, ठीक है। मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन होता है सीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस सीवीएम इज इक्वल टू आर, ठीक है। कई बुक में यहां सीपीसीवी लिखा है तो वो कंसीडर है ऑटोमेटिकली कि मोलर वाली है, ठीक है। तो सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। ये ध्यान रखना, रिलेशन आगे जरूरत पड़ेगी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो सी है, मतलब हीट कैपेसिटी या टोटल हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी सी या फिर सीटी, ये क्या होते हैं, ये है पाथ फंक्शन। ये क्या है, पाथ फंक्शन होते हैं ये। जबकि सीपी एंड सीवी आर नॉट पाथ फंक्शन। ध्यान रखना, सीपी सीवी पाथ फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। बहुत ध्यान से, सीपी और सीवी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जबकि जो सीटी होता है, टोटल हीट कैपेसिटी वगैरह है, वो क्या है, पाथ फंक्शन है। और सीपी सीवी क्या है, पाथ फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें कि हीट कैपेसिटी may vary from minus infinity to plus infinity depending upon the process, depending upon the process। तो ये ध्यान रखना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, रिलेशन लिख रहा हूं मैं, देखो, टोटल हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एन टाइम्स सी मोलर इज इक्वल टू डब्ल्यू, या मास ले लो, एम है ना, मास सी एस, ठीक है, या फिर एस। मतलब टोटल हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी या मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इन दोनों का रिलेशन लिखना है तो मोल को इधर ले जाओ, तो मास अपॉन मोल क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कभी आपको ये दिया जाए, ये निकलवा लें, तो इससे मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट रिलेशन ध्यान रखना आपको, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि अलग अलग प्रोसेसेस में सी क्या होता है, तो वो मैं लिख रहा हूं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, तो जो सी होता है क्या हो जाता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आइसोबैरिक में सी को क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीपी। आइसोकोरिक में सी को क्या बोलते हैं, सीवी। और एक प्रोसेस और होती है एडियाबैटिक, ठीक है। अभी तक अपन ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन यहां पर मैं लिख देता हूं कि एडियाबैटिक वो प्रोसेस होती है जहां पर हीट 0 होती है। तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा टी, और क्यू 0 मतलब सी 0 होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, और एक नई लिख दी मैंने एडियाबैटिक, इसके बारे में डिटेल में अभी हम पढ़ने भी वाले हैं ना। तो क्यू 0 होता है, इसमें ध्यान रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जहां पर ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही हीट रिलीज होती है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं अपन, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के बारे में भी समझेंगे यहां पर। एडियाबैटिक प्रोसेस अभी से पहले हमने नहीं समझी थी। हमने आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, ये सारी देखी थी, लेकिन एडियाबैटिक नहीं देखी थी। तो अब एडियाबैटिक प्रोसेस आ गई है, ध्यान से देखना जरा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब हो ना ही हीट रिलीज हो। मतलब क्या होना चाहिए, क्यू का क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और अगर मैं फर्स्ट लॉ से चलूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर क्यू 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू यहां एडी लिख देना, मतलब एडियाबैटिक। इसका मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस।
इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई अपनी। दूसरी चीज ये कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन फॉलो हो। जैसे हम अगर आइसोथर्मल बोलूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हम क्या बोलें कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो जो मैं लिख रहा हूं वो वैलिड है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी इक्वेशन फॉलो करती है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब के लिख सकते हो कांस्टेंट। तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये गामा क्या होता है, गामा होता है सीपी बाई सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है, और इस गामा का नाम है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। कैसे निकलता है ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से निकलता है, यहां पर मैं आपको निकाल के बताऊंगा अभी। तो गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, सीपी बाई सीवी। अच्छा, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के अलावा मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाकर यहां और रिलेशन भी तो बना सकता हूं, वीटी और पीटी रिलेशन। तो अगला रिलेशन देखो क्या बन रहा है, अगला रिलेशन बन रहा है वीटी की पावर गामा माइनस वन, या एक मिनट रुको, हो सकता है ये गड़बड़ो में एक बार चेक कर लेता हूं। क्या करूं मैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से यहां पर मैं पुट कर दूं क्या, एन आर टी बाई वी। हां, तो ये बनेगा टीवी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप पुट करके देख सकते हो यहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी, और यहां पर मैं एनआरटी बाई पी पुट करूंगा तो बनेगा पी की पावर वन माइनस गामा और टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इक्वेशन होती है अपनी किसके लिए, किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। इरिवर्सिबल में वैलिड नहीं है, ध्यान से सुन लो, ये इक्वेशन रिवर्सिबल में लगती है। अब कई लोग क्या करते हैं, रिवर्सिबल की इक्वेशन लगा के इरिवर्सिबल का क्वेश्चन करने लगते हैं, तो गलत होता है, हो ही जाएगा ना, तो गलत होता ही है उनका क्वेश्चन। फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है जीवन में। तो ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, और गामा क्या होता है, सीपी बाय सीबी। ठीक बात, चलो अब अगर मैं पी वर्सेस वी ग्राफ कंपेयर कराऊं, किसका, एडियाबैटिक वर्सेस आइसोथर्मल, तो थोड़ा ध्यान देना, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक। ठीक, तो कैसा ग्राफ होता है, अगर आइसोथर्मल का ग्राफ होगा ऐसा, तो एडियाबैटिक का ग्राफ होगा ऐसा, ज्यादा स्टीप रहता है ग्राफ में, है ना, नेचर उसी जैसा ही होता है लेकिन ज्यादा स्टीप रहता है। तो ये वाला किसका ग्राफ है, एडियाबैटिक का, ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा ग्राफ है, आइसोथर्मल का। इस पर बेस्ड आगे भी अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे पीवी ग्राफ से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखना, आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होता है, एडियाबैटिक का नीचे होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि पी वी की पावर वन बोल सकता हूं मैं आइसोथर्मल के लिए, पी वी की पावर वन कांस्टेंट, और यहां पर क्या, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, और गामा क्या, वन से बड़ा होता है, सीपी बाई सीवी। क्योंकि सीपी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर लिखवाया था, तो सीपी बड़ा होगा सीवी से, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, इसका मतलब गामा वन से ज्यादा, और गामा अगर यहां वन से ज्यादा है तो पीवी ग्राफ में नीचे की तरफ स्लोप क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो स्टीप आएगा स्लोप में। चलो आगे बढ़ते हैं, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वैसे आपको फिजिक्स में भी पढ़ाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा सा मैं भी बेसिक बता देता हूं फटाफट से। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोड ऑफ मूवमेंट, किसी गैसेस के लिए मोड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर गैस कितने डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो हम दो टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, एक ट्रांसलेशनल लेते हैं और एक रोटेशनल लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैसेस लेता हूं, मोनो एटॉमिक गैसेस जैसे इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस टाइप की गैसेस, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैसेस लेता हूं तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, और कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल होती। कैसे, अगर मान लो, मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो मेरे पास ये मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए मूवमेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक, वाई डायरेक्शन में होगा और जेड डायरेक्शन में होगा। ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा, इसका खुद का रोटेशन होगा, लेकिन इसके खुद के एक्सिस के रोटेशन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो रोटेशन वाला नहीं मानते। बॉन्ड अगर है तो बॉन्ड के रोटेशन वाला हम कंसीडर करते हैं। तो 3 क्या हो गया, ट्रांसलेशनल। अब ये जो सीपी होता है ना, सीपी निकलता है सीवी से, तो एक काम करो, पहले यहां मैं सीवी लिख रहा हूं और यहां मैं सीपी लिख रहा हूं, ताकि पहले ये निकालें और इसमें आर ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा। अब ये जो सीवी होता है, सीवी का फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू। तो जो भी तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आया एफ, उसको यहां पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3r बाई टू, और इसमें r जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 5r बाई टू। भाई 3r बाई टू प्लस r, 5r बाई टू, और इसको डिवाइड कर दो तो गामा आ जाएगा 5/3।
आप गामा एक डायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हो, 1+2/f, ये भी फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीधे गामा पे आ जाओ, मैं आपको सीपी और सीबी दोनों बता देता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखना जरा। अगला देखो, डायटोमिक या फिर ट्राइटोमिक लीनियर। डायटोमिक गैसेस जैसे H2, N2, O2, हेलोजन में जैसे F2Cl2, ये सारी गैसेस, ठीक है, इस टाइप की गैसेस हैं। ट्राइटोमिक लीनियर जैसे CO2 गैस हो गई। तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3 होती है ट्रांसलेशनल और 2 होती है रोटेशनल, तो टोटल क्या होती है 5। यहां 3 क्या होती है ट्रांसलेशनल, ठीक है, 2 रोटेशनल, यहां 3 + 2 5 हो गई। कैसे, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं डायटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर को आपको एक साथ दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखना। ये है मेरे पास डायटोमिक, ठीक है, पहले डायटोमिक का देखते हैं फिर अपन ट्राइटोमिक पे चलेंगे। ये डायटोमिक है, ठीक है, ये हाइड्रोजन मान लो और ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो ट्रांसलेटरी मोशन वाले कौन से, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, 3 हो गए। अब देखना जरा रोटेशन वाला, इस एक्सिस के अलोंग अगर ऐसे घुमाऊं तो घूमता हुआ दिख रहा है आपको, तो एक ये हो गया, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घुमाऊं, इस एक्सिस के अलोंग ऐसे, 2 हो गए। एक ये भी तो घूमेगा अपनी एक्सिस पे, लेकिन अपनी एक्सिस वाला डिस्कार्ड कर देंगे, पता नहीं चलेगा घुमा के नहीं, ठीक है। तो कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक, और ये वाला। तो रोटेशन में कौन सा वाला लेना, ये जो अभी दिखा रहा हूं, ये वाला और ये वाला, समझ गए बात को, ठीक है। अब यही चीज क्या हो रही है, ट्राइटोमिक में हो रही है, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं ट्राइटोमिक लीनियर ले लूं तो वो तो इसी जैसे ही है ना भाई, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन, वाई में और जेड में, तो ये तो ट्रांसलेशन वाली हो गई। रोटेशन में भी कैसा होगा, जैसा डायटोमिक में होता था, एक तो ये रोटेशन, एक ये वाला, और एक कौन सा वाला, ये वाला इस टाइप से। ये इसकी एक्सिस वाला हटा देंगे तो एक ये रोटेशन वाला हो गया और एक ये रोटेशन वाला हो गया, समझ रहे हो बात को। तो ये होता है इसमें। तो टोटल कितनी हो गई डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी, 5 हो गई। अब ध्यान से देखना जरा, ये क्या आ जाएगा, FR/2 से मतलब 5R/2, इसमें R जोड़ दो तो 7R/2, और 7/5 क्या आ जाएगा इसका गामा पॉइजन्स रेशियो। ट्राइटोमिक नॉन लीनियर में क्या आएगी, 3 और 3, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। अच्छा, वाइब्रेशन भी होती है लेकिन वो एडवांस में होती है, मेंस में उतना नहीं आता, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स से, बस क्या है लोग उसको कनेक्ट करके कर नहीं पाते। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके भी बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है आपको। देखो 3 आएंगी ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशन वाली, तो 6 हो गई। तो ये क्या आ जाएगा 6R/2 मतलब 3, ठीक है, 3R, और इसमें R जोड़ दो मतलब 4R, और यहां आ जाएगा 4/3। अब ये वाली समझ लो, नॉन लीनियर वाली, जैसे मान लो जो गैस है मेरे पास नॉन लीनियर में वो SO2 है, ठीक है। SO2 ऐसा होता है, ऐसा होता है ना बेंट, CO2 ऐसा होता था लीनियर। तो क्या है, ये मान लो ये SO2 है, ठीक है, ये आपका SO2। तो देखना जरा ध्यान से, इधर एक हो गई ट्रांसलेटरी एक्स डायरेक्शन वाली, प्लस एक्स माइनस एक ही मानेंगे, वाई वाली और जेड वाली, 3 ये हो गई। अब देखना जरा रोटेशन, एक ये, ठीक है, एक ये हो गई, एक ये, 2 और एक ये वाली ऐसी, ठीक है। रोटेशन वाली फिर से देख लो, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली ऐसी वाली, ठीक है। तो ये होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड टॉपिक। तो बहुत आराम से ये टेबल मैंने बना रखी है, इसको जरूर याद कर लेना, गामा वामा याद करके रखना, CPC भी याद करके रखना, डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ जाए तो बना देना आप, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और हम हर एक प्रोसेस के लिए वर्क, हीट, डेल्टा यू और डेल्टा एच का एक्सप्रेशन याद रखेंगे। मैं वर्क का डेरिवेशन आपको नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके हम बाद में न्यूमेरिकल भी कर लेते। तो पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में जो वर्क निकलता है वो W कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। W इज इक्वल टू -nRT ln V2/V1। यहां पर ln लगा हुआ है, ठीक है। आप ln को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.3 आगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अगर आप लॉग के फॉर्म में लिखोगे तो -2.3 nRT log V2/V1 ऐसे आप अप्लाई करोगे। ये किस में आ गए आप, बेस 10 में आ गए। अब कभी कभी आपको वॉल्यूम ना देके, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम ना देके प्रेशर भी दे सकते हैं, तो W फिर आपका कैसे निकलेगा, -2.3 nRT, और ये जो log V2/V1 लिखा है इसको मैं P1/P2 लिख सकता हूं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर वॉल्यूम के। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैं क्या लिख सकता हूं, P1V1 इज इक्वल टू क्या, P2V2 लिख सकता हूं आइसोथर्मल के लिए।
तो V2 बाई V1 क्या आ जाएगा, P1 बाई P2, वो यहां पुट कर सकते हो। और R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, R होती है आपकी 1/12। अगर R 1/12 लिखा आपने तो जो वर्क निकल के आएगा, क्योंकि ये लीटर एटीएम पर मोल केल्विन होता है, तो वर्क किस में निकल के आएगा, लीटर एटीएम में निकल के आएगा। अगर आप यहां 25/3 रखते हो, ये जूल में होती है, तो यहां से जो वर्क निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, जूल में निकल के आएगा। अगर आप R यहां पे 2 रखते हो तो जो वर्क है वो किस में निकल के आएगा, कैलोरी में। तो डिपेंड करता है कि आप यहां पर R की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो। ये होती है लीटर एटीएम, ये जूल में और ये कैलोरी में होती है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आगे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। तो वर्क निकाल लिया आपने। अब आप मुझे बताओ, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और डेल्टा एच ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ से हमें पता है कि डेल्टा यू क्या होता है, Q प्लस W। तो अगर डेल्टा यू 0 है तो Q और W का क्या रिलेशन आएगा, Q आ जाएगा तुम्हारा क्या, -W। तो जो यहां से आपने वर्क निकाला, सपोज आपका वर्क आया -250 जूल, तो उसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हीट हो जाएगी +250। बस साइन चेंज करना है आपको। वर्क नेगेटिव में हम लेते हैं क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हम निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव आ रहा है, तो हीट क्या आने लगेगी, फिर पॉजिटिव आने लगेगी। तो इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में चलते हैं। यहां वर्क निकलता है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, क्योंकि P डेल्टा V होता है वर्क, और बाय द सिस्टम तो -P डेल्टा V, तो P एक्सटर्नल V2 - V1। अब क्या होता है, कई बार आपको वॉल्यूम ना देके प्रेशर दे देंगे, तो V2 लिख रहा हूं मैं nRT/P2 और -nRT/P1, PV इक्वल टू nRT मैंने लगा दिया, ठीक है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल में, तो nRT/P2 और nRT/P1 बन जाएगा। और अगर ये आपको 3 प्रेशर दे रखे हैं, मान लो आपसे बोला P एक्सटर्नल इतना है और इनिशियल फाइनल प्रेशर इतना है, तब तो ठीक है। कभी कभी आपको P2 के बारे में पता नहीं चलेगा, तो जो P एक्सटर्नल होता है वही क्या ले लेंगे अपन, फाइनल प्रेशर P2 मान के सॉल्व कर दिया करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और R की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि W क्या आएगा, वो मैं यहां पर आपको बता चुका हूं, लीटर एटीएम, जूल और कैलोरी में आ जाएगा आपका ये, ठीक है। आइसोबैरिक, अच्छा इसके बारे में पहले क्यों लिख लो। तो आइसोथर्मल चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, बात तो बराबर ही है। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच 0 और Q क्या आ जाएगा, -W। आइसोबैरिक में चलो तो W इज इक्वल टू क्या निकलता है, -P एक्सटर्नल V2 - V1, ठीक है। आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया जाएगा, वॉल्यूम दिया जाएगा, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर प्रेशर यहां कांस्टेंट है तो -P एक्सटर्नल ऐसा लिख देंगे, nR, टेम्परेचर तो चेंज होगा ना यहाँ, T2/P -nRT1/P। कभी अगर टेम्परेचर दिया जाए तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -P एक्सटर्नल V2 - V1 मतलब -P डेल्टा V है, तो मैं लिख सकता हूं -nR डेल्टा T भी लिख सकता हूं। यहां पर क्या लिख सकता हूं, -nR डेल्टा T। डेल्टा V को मैंने डेल्टा T के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आपने वर्क निकाल लिया। अब जो हीट होगी यहां पर, हीट वो क्या होगी, तो आइसोबैरिक में जो हीट होगी Q, वो होगी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा H लिखूंगा ना। तो डेल्टा H क्या होता है, NCP डेल्टा T, और ये जो CP होता है वो CPM होता है, एक्चुअल में मोलर वाला होता है, ध्यान रखना, ठीक। डेल्टा U निकालना है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q क्या हो जाएगा यहाँ, डेल्टा U, ये क्या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, NCV डेल्टा T। और यहां जो आप Q लिख रहे हो वो क्या है आपका, QP है, तो QP क्या होता है आपका, डेल्टा H, तो ये क्या हो जाएगा अगेन NCP डेल्टा T, ठीक है। यहां के Q को भी आप क्या लिख सकते हो, QP लिख सकते हो, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोसेस देखो जरा। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V क्या होता है, 0, और वर्क हम क्या लिखते हैं, P डेल्टा V, तो W यहां क्या हो जाना, 0, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम 0। अगर W 0 है, ठीक है, ये किस में है, आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो यहां से जो हीट निकालोगे, कहां से, आइसोकोरिक में, तो यहां की जो हीट होगी उसको मैं QV बोल दूं, जो कि क्या होगा आपका डेल्टा U, तो NCV क्या आ जाएगा, डेल्टा T। वही यहां पर लिख सकता हूं मैं, डेल्टा U क्या आ जाएगा आपका, जिसको मैं QV लिख सकता हूं, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, NCV डेल्टा T। और डेल्टा H तो आप जानते हो कैसे निकलेगा, NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। और यहां जो CPCV में लिख रहा हूं वो मोलर हीट कैपेसिटी है, ध्यान रखना। रिवर्सिबल एडियाबैटिक पे आ जाओ, तो यहां का वर्क निकलता है W इज इक्वल टू, ये रिवर्सिबल के लिए वर्क निकाल रहा हूं मैं, ये क्या आता है आपका, ध्यान से देखना जरा, NR डेल्टा T, जिसको मैं लिख रहा हूं T2 - T1 अपॉन गामा -1। अब ध्यान देना, मैंने यहां W में नेगेटिव नहीं लगाया, क्योंकि ऑटोमेटिकली साइन इसमें ले लिया मैंने,
क्योंकि यहां होता क्या है, जब कभी भी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, एक्सपांसन जब भी होता है, तो T2 क्या होता है, लेस देन T1, और T2 लेस देन T1 होगा तो ओवरऑल नेगेटिव निकल कर ही आता है। तो ध्यान रखना, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपांसन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। तो W ऐसे निकाल लिया आपने। एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W को कैसे, ध्यान से देखना जरा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 में क्या करोगे आप, माइनस पी एक्सटर्नल V2 को लिख रहा हूं NR T2 बाई P2, ठीक है, और माइनस NR, या एक काम करो, इसको मैं ओवरऑल करके ही लिख देता हूं, NCV डेल्टा T लिख देता हूं, ठीक है, ये यहां पे मत लिखो, इसको मैं एक काम कर रहा हूं, ऐसा लिख रहा हूं, ये जो NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 है, तो R अपॉन गामा माइनस 1 को CV लिख दिया मैंने, मोलर हीट कैपेसिटी, T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिख रहा हूं मैं, तो NCV डेल्टा T, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। और गामा जो होता है वो 5/3 मोनोएटॉमिक के लिए, 7/5 डायटोमिक के लिए, और 4/3 ट्राइटोमिक के लिए। डायटोमिक और ट्राइटोमिक लीनियर के लिए जो है वो 7/5 है, और ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए 4/3, टेबल में पीछे आपको बता दिया मैंने। तो W या तो ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, किसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में Q क्या होता है, 0 होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक में Q क्या होता है, 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो हमें पता है Q अगर 0 है, ठीक है, तो डेल्टा U कैसे निकलेगा, डेल्टा U जो होगा, डेल्टा U क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये निकलेगा NCV डेल्टा T से। अब यहां ध्यान देना, ये जो Q है वो 0 है, जबकि यहां पर डेल्टा U 0 नहीं है, किसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस में, ध्यान रखना। और डेल्टा H भी 0 नहीं होता, डेल्टा H क्या होता है, NCP डेल्टा T, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, तभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो। इर्रिवर्सिबल एडियाबेटिक में वर्क देखो कैसे निकालेंगे, इर्रिवर्सिबल में जो वर्क निकलता है वो भी इसी फॉर्मूले से ही निकलता है, किससे, NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 और NCV डेल्टा T। अब ध्यान से सुनना जरा जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें हम फॉर्मूला, इसमें भी वही लगाते हैं, इसमें भी वही लगाते हैं, लेकिन यहां टेम्परेचर निकालना पड़ता है आपको, तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हो, किसमें, रिवर्सिबल में। ये इर्रिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है, कौन सी, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक थी कौन सी, टीवी की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट, मैंने पीछे लिखाई थी आपको, और एक थी क्या, पी की पावर 1 माइनस गामा, और टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप इन इक्वेशन का इस्तेमाल करके टी निकालोगे, कहां पर, रिवर्सिबल में। ये मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा, तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। जबकि इर्रिवर्सिबल में ऐसे टेम्परेचर नहीं निकलेगा, क्यों, ये तो वैलिड ही नहीं है ना इर्रिवर्सिबल के लिए। तो इर्रिवर्सिबल में Q तो 0 होता है, लेकिन जो टेम्परेचर निकलता है वो ऐसे निकलता है, ध्यान से देखना, NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल NR, मतलब V2 माइनस V1, ऐसे लिख रहा हूं, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और ये जो V2 है और V1 है, ये कैसे लिखूंगा, माइनस P एक्सटर्नल V2 को लिख रहा हूं NR T2 बाई P2, ये आपको क्वेश्चन में सब गिवन होता है, मैं सॉल्व करके बताऊंगा अभी आपको, NR T1 बाई P1। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करके आप टेम्परेचर निकालोगे, और फिर उस टेम्परेचर को दोबारा से यहां पुट करोगे, तब वर्क निकलता है आपका। ये कौन सा वर्क है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये कौन सा है, इर्रिवर्सिबल। दोनों के फॉर्मूले सेम है, फिर सुन लो, दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन टेम्परेचर निकालते वक्त ध्यान रखना है, अगर रिवर्सिबल में टेम्परेचर निकालना है, T2 निकालना होता है आपको जब भी क्वेश्चन आता है, तो आप ऐसे निकालोगे, और इर्रिवर्सिबल में टेम्परेचर निकालना तो आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा U तो सेम यही, क्या, NCV डेल्टा T, और डेल्टा H भी सेम, क्या, NCP डेल्टा T, ठीक है। अभी अभी जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं वो आप फॉर्मूले लिखते जाओ और इनको याद करना है। इसको अप्लाई कैसे करना, भी न्यूमेरिकल आपके सामने आने वाले हैं, तो आप अप्लाई करना भी सीख जाओगे, ठीक है, नोट करो इसे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, दो प्रोसेस और बची हैं, साइक्लिक और पॉलीट्रोपिक, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो और लूप बन रहा हो, ठीक है, साइक्लिक हो, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, वर्क डन कैसे निकलेगा, वर्क निकलता है एरिया एनक्लोज्ड इन पीवी ग्राफ। पीवी डायग्राम का जो एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड है, उससे हम बोलते हैं वर्क। अब अगर इफ क्लॉकवाइज, अगर तुम्हारा साइकिल क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो W जो लिखेंगे वो नेगेटिव लिखेंगे, और इफ एंटी क्लॉकवाइज, तो W जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। सीधी सी कहानी है, इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं क्या है। हम पीवी ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगी, साइकिल देख लेंगे, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना जरा, Q और W का रिलेशन आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। क्यों, साइक्लिक प्रोसेस में मैं लिख रहा हूं
ऑल स्टेट फंक्शन क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों? इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होती है। तो ये जो डेल्टा आप लगा रहे हो ये क्या है, स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या है, स्टेट फंक्शन है। इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब जीरो होंगे। अगला देखना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, पी वी की पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक तो था मेरे पास क्या, पी वी की पावर गामा, यहां मैं लिख रहा हूं पी वी की पावर एक्स लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं एक्स। तो पी वी की पावर एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट। अब देखो इसमें वर्क कैसे निकलता है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। W इज इक्वल टू निकलेगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, NR डेल्टा टी अपॉन x माइनस 1, इस तरीके से। x क्या है, इसकी पावर है, ठीक है। अब मैं यहां पर Q कैसे निकालूंगा, तो हीट निकलती है Q इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। अब यहां का जो C होता है वो क्या होता है पॉलीट्रोपिक का, C इज इक्वल टू होता है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये होता है, ध्यान रखना है फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए C निकालना था, मोनोएटॉमिक गैस थी, CV3R/2 और PV की पावर -1 कांस्टेंट दे रखा था, तो x -1 था, तो R अपॉन 1 माइनस और -1 मतलब 2, तो R/2 प्लस 3R/2 मीन्स 4R/2 2R, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। डेल्टा U कैसे निकलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी, और डेल्टा H कैसे निकलेगा, ये निकलेगा NCP डेल्टा टी। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूंगा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस को अगर मैं कंपैरिजन कराऊं बाकी और प्रोसेस से, अगर मेरे पास x में 0 पुट कर दूं, यहां पे अगर x 0 पुट कर दूं तो ये टर्म हट जाएगा, मतलब p कांस्टेंट मींस अगर मैं पीवी ग्राफ आपको बना के बताऊं तो पीवी ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। मान लो प्रोसेस यहां से शुरू हो रही है, तो अगर मैं x को क्या रखूं 0, तो ये क्या हो जाएगा आइसोबारिक। x को 0 रखने पे क्या हो जाएगा, आइसोबारिक, ठीक है। और ध्यान से देना, अगर मैं x को इनफाइनाइट रख दूं तो ये हो जाता है आइसोकोरिक। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 इसको 2 इसको 3, तो ये हो जाता है क्या, आइसोकोरिक, क्योंकि यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं x को 1 रख दूं तो ऐसा आता है ये, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 ये 4, तो ये क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। और अगर x 1 से ज्यादा, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, 1 से ज्यादा के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आता जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5, तो ध्यान से सुन लो जरा, आप ग्राफ देखते जाओ, मैं बोलते जा रहा हूं। 1 2 वाला आइसोबैरिक x 0, ठीक है। 1 3 वाला x इन्फिनिटी आइसोकोरिक, ठीक है। 1 4 वाला x इक्वल टू 1 पॉलीट्रोपिक, ठीक है। 1 से 5 में अगर x ग्रेटर देन 1, सपोज अगर मैं 5/3 ले लेता हूं मोनोएटॉमिक के लिए, तो x क्या बन जाएगा, गामा, तो 1 5 वाला क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया, और जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखा, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं। रिलेशन होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, ठीक है। ये पी डेल्टा वी होता है, वही अपना डेल्टा NGRT फॉर गैसेस के लिए, मतलब डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एच है इसको हम QP भी लिख सकते हैं और डेल्टा यू को QB। तो डेल्टा एच को मैंने QP लिखा, तो QP इज इक्वल टू QB डेल्टा NGRT, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। अब यहां पर 3 केसेस बनते केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या, फॉर केमिकल रिएक्शन केस 1 ये कहता है कि इफ डेल्टा NG, अगर डेल्टा NG तुम्हारा 0 है, तो डेल्टा H और डेल्टा U क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इफ सेकंड केस, केस 2, वो रिएक्शन पे डिपेंड करता, केमिकल इक्विलिब्रियम में निकालना सिखाया था मैंने डेल्टा NG। अगर डेल्टा NG लेस देन 0, तो डेल्टा H क्या होगा, लेस देन डेल्टा U, क्योंकि यहां नेगेटिव आ जाएगा, और डेल्टा U में से कुछ कम करोगे तब डेल्टा H पहुंचोगे, मतलब डेल्टा U बड़ा है। केस नंबर 3, इफ डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा H क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डेल्टा U से। तो आप तो केमिकल रिएक्शन देख लेना, उसमें डेल्टा NG चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्री एक्सपांसन पे चलते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा खास है भी नहीं। फ्री एक्सपांसन का मतलब होता है एक्सपांसन अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब यहां पर किससे है, वैक्यूम का मतलब है कि यहां जो टोटल प्रेशर एक्सटर्नल आप अप्लाई करते हो, फिर वर्क निकालते हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। वैक्यूम का मतलब P एक्सटर्नल क्या है, 0, ठीक है। और फ्री एक्सपांसन में क्या होता है,
जो पी एक्सटर्नल है वो तो जीरो होता ही है, मतलब वर्क जीरो होता ही है, साथ ही साथ क्यू भी जीरो होता है और डेल्टा यू भी जीरो होता है। तो ध्यान रखना इन फ्री एक्सपांसन डेल्टा यू भी जीरो होता है, क्यू भी जीरो होता है और वर्क भी जीरो होता है। ऐसा नहीं है कि पिस्टन ऊपर नहीं जाता है, जाता है, लेकिन पी एक्सटर्नल जीरो है और हम जो वर्क निकालते हैं वो कौन सा वर्क निकालते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क निकालते हैं। ठीक है, तो W जीरो, हीट ना तो एब्जॉर्ब होती ना रिलीज होती, तो Q जीरो और डेल्टा यू भी इसमें जीरो होता है। तो ध्यान रखना। अब बात आती है यहां पर, इतने सारे हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, ये सारी चीजें फर्स्ट लॉ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो एंट्रोपी से रिलेटेड और सेकंड लॉ से रिलेटेड आता है, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी वगैरह। ठीक है, और एक तीसरा पार्ट जो आता है वो पूरा का पूरा थर्मोकेमिस्ट्री पे चला जाता है। अब देखो फॉर्मूलेबाजी तो बहुत हो गई है ना, कितने सारे फॉर्मूले लिखे, बहुत ही कम मैंने अभी न्यूमेरिकल कवर किए हैं। अब आप यहां से बिल्कुल फोकस करके देखना, मैं क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। अब मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको यहां पर करके बताने वाला हूं, जितने भी हमने पीछे फॉर्मूले देखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पुराने जितने भी पीछे चीजें मैंने बताई सारे फॉर्मूले दोबारा से रिवाइज करके वापस आओ और अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूलेबाजी से काम नहीं चलता, आपको न्यूमेरिकल भी देखने हैं किस तरीके से सॉल्व होते हैं। तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल वाली पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बहुत सारे। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ तक के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लॉ वगैरह पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक जितनी थ्योरी हमने कवर करी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपांसन ऑफ गैस। पहली बात तो देखो क्या क्या चीजें आपको गौर करनी है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं किस तरीके से अप्रोच करते हैं। एक्सपांसन, एक्सपांसन मतलब वर्क नेगेटिव आता है। ठीक है, ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 14 डीएम क्यूब से 16 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब और लीटर सेम रहता है, 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। अब ये ध्यान दो जरा, क्या लिखा है यहां पर, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये वर्ड कहीं भी मिले मतलब इरिवर्सिबल वर्क है। कौन सा वर्क है ये, इरिवर्सिबल वर्क है। अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कहीं भी लिखाओ, इरिवर्सिबल वर्क है। ऑफ 2 atm एट कांस्टेंट, यहां प्रेशर नहीं टेम्परेचर करो, ठीक है, करेक्शन कर लो यहां, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया। इसका मतलब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क कैसे निकलता है, P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है आपको 2 atm, वॉल्यूम चेंज देख लो, 16 माइनस 14 कितना हो गया आपके पास 2, तो ये आ गया आपका -2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया -4। लेकिन यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट एटीएम में थी और इसका डीएमक्यू मतलब लीटर, तो ये किस में आंसर आया तुम्हारा, लीटर एटीएम में आंसर आया। अब अगर तुम्हें आंसर जूल में निकालना हो, अर्ग में निकालना हो, कैलोरी में, तो मैं यहां पर कन्वर्जन लिख रहा हूं, ये याद जरूर कर लेना। क्या कन्वर्जन क्या है, ध्यान से देखना, 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 होता है, लेकिन मैं 100 लिख देता हूं। ठीक है, 100 जूल इज इक्वल टू 24.2 होता है, मैं 24 लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेट है ना, 24 कैलोरी इज इक्वल टू 100 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग, ऐसा होता है। तो आप किसी भी यूनिट में आप निकाल सकते हो। यहां पर जो आपने प्रेशर वॉल्यूम रखा वो किस में रखा, एटीएम, और वॉल्यूम लीटर में, तो ये लीटर एटीएम में आया। अब आपको कोई भी आंसर निकालना, जैसे मान लो जूल में निकलवाते तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते 100 से, तो -400 जूल आ जाता। ऐसे ही 4 इंटू 24 कर देते तो फिर ये कैलोरी में आ जाता, 4 इंटू इतना कर देते तो अर्ग में आ जाता। कभी अगर आपसे एनर्जी से भी रिलेटेड चीजें पूछ ले तो कौन सी वैल्यू बड़ी और कौन सी छोटी है, अगर आपको ये लिखना हो तो 1 लीटर एटीएम बड़ी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लीटर एटीएम ये बड़ा है। अगर मैं 1 लीटर एटीएम की बात करूं तो ये बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, ये 1 कैलोरी से। ये किससे बड़ा होता है, 1 जूल से। और ये किससे बड़ा होता है, 1 अर्ग से। तो ये अगर यूनिट आपको लिखना हो, 1 लीटर एटीएम, 1 कैलोरी, 1 जूल और 1 अर्ग, कौन सा बड़ा है, तो ये ऑर्डर होता है इसका। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। डेल्टा एच दिया आपको इस रिएक्शन के लिए, कितना, -92 kJ एट 300 केल्विन, फाइंड डेल्टा यू। तो सीधा सीधा रिलेशन का यूज करूंगा मैं, क्या, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, अब ध्यान से देखना, डेल्टा एच कितना है, -92 kJ है ना, इसका मतलब उसको जूल में कन्वर्ट कर लो तो -92,000। और डेल्टा यू मुझे निकालना है, डेल्टा NG यहां से बताओ कितना आ रहा है, यहां 2 मोल है, यहां 3 और 1 4 है, तो 2 - 4 मतलब -2 आ गया। अब R क्या रखोगे वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच क्या लिया। और यूजुअली इस इक्वेशन में डेल्टा एच आपको या तो जूल में मिलता है या कैलोरी में, तो यहां किस में है, जूल में है, तो मैं यहां R रखूंगा 8.314 मतलब 25/3। यूनिट का खास ध्यान रखना, यूनिट में लोग गलती करते हैं इसलिए फिर आंसर नहीं आते हैं।
यहां जूल में लिखा तो यहां भी जूल में लिखो। टेम्परेचर कितना 300, इससे उड़ा दो, ये 3 से ये गया 100 आ गया, 2500 इंटू 2 5000 आ गया, माइनस 5000 इधर आएगा तो प्लस 5000, मतलब माइनस 92,000 और प्लस इधर ले आया मैं क्या 5000, तो ये आ गया माइनस 87,000 और किलो जूल में कन्वर्ट कर लो तो 87 kJ आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन अप्रोच करोगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन करवाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी। अब देखो क्या लिखा है यहां पर, वैक्यूम लिखा है ना, तो जहां कहीं भी ये वर्ड मिले वैक्यूम तो इसमें W0 Q0 और डेल्टा U0, क्यों, फ्री एक्सपांसन होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वैक्यूम में 0 हो जाएगा, सीधा सा है। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको लिखाई थी कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है और कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है। चलो ध्यान से देखना, डेल्टा H ये एक्सटेंसिव है, डेल्टा U ये एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम ये एक्सटेंसिव है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, अब ध्यान करो, स्पेसिफिक या मोलर वर्ड कहीं यूज होता हुआ आपको दिखे तो वो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो इंटेंसिव क्या आ जाएगा, ढोलकपुर डी। अगला देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, विच इज नॉट स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। अब ये जो QP है ये क्या होता है, ये डेल्टा H होता है तो स्टेट फंक्शन है। QV क्या होता है, डेल्टा U होता है, ये भी स्टेट फंक्शन है। एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, याद करो फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और एडियाबैटिक में Q 0 हो जाएगा तो ये W एडियाबैटिक आ जाएगा, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W एडियाबैटिक। मतलब एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, एक तरीके से चेंज इन इंटर एनर्जी होता है, मतलब स्टेट फंक्शन होता है। W आइसोथर्मल ये पाथ फंक्शन है, आइसोथर्मल का वर्क पाथ होता है, एडियाबैटिक का वर्क स्टेट होता है, ध्यान रखना। बहुत सिंपल से और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये पुराने एग्जाम के क्वेश्चन उठा के दे रहा हूं मैं आपको, है ना। अगला देखो जरा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर। अब यहां कहीं लिखा है क्या एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कहीं नहीं लिखा। तो जब ये नहीं लिखा हो तो ऑटोमेटिकली रिवर्सिबल मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं, रिवर्सिबल। तो मैं इसको क्या मान ले रहा हूं, एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली लिख देते तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं लिखा है तो रिवर्सिबल मानेंगे। तो चलो W बताओ किसका, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का कितना होता है, -2.3 nRT log base 10 V2 डिवाइडेड बाय V1, यही होता है। अब देखना ध्यान से, -2.3, n कितना है 1 है। अब R की वैल्यू क्या रखोगे, जो भी आप वैल्यू रखोगे वही यूनिट में W आएगा आपका। अब इन्होंने क्वेश्चन में कैलोरी में पूछा है तो R की वैल्यू रखेंगे 2 और इनटू क्या करेंगे 300, और log V2 कितना है 10, V1 कितना है 1, और log 10 बेस 10 1 होता है। तो 300 का डबल कितना हो गया 600, तो ये हो गया -2.3 इंटू 600, ठीक है। एक पॉइंट हटा दो तो 23 इंटू 60 हो जाएगा, ये 23 इंटू 60 हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई कर लो जरा कितना आ रहा है, ये 8 हो जाएगा और 1 13 हो जाएगा, ये -1380 हो जाएगा, ठीक। इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो तो W रिवर्सिबल आ गया आपका क्या, -1.3 किलो कैलोरी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आइसोथर्मल वर्ड लिखा है तो उसके लिए डेल्टा U 0 होना है, डेल्टा U डेल्टा H 0 होता है आइसोथर्मल के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, और आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज होना नहीं है। इसका मतलब डेल्टा U 0 है और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ Q इज इक्वल टू क्या होता है -W, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1.3 किलो कैलोरी, तो इसका आंसर आ जाएगा +1.3 किलो कैलोरी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखते जाओ आप लोग, है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने, क्योंकि ये सारे पुराने एग्जाम के क्वेश्चन हैं। किस टाइप से अप्रोच करोगे थर्मो का क्वेश्चन बहुत आसानी से सिखा दूंगा, ठीक है। फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लो ध्यान से क्या कह रहे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 5 मोल ऑफ O2 गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ध्यान रखना छोटी छोटी चीजें, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड डेल्टा U। आपको CP गिवन है, R गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ डेल्टा U कैसे लगाते हो आप। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है NCV डेल्टा T, ठीक है। अब ये CV है, कैसे निकलेगा, CP तुम्हें पता है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, मेयर रिलेशन, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या R, यही था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो CP कितना है 7, माइनस CV निकालना है, R कितना है 2, तो यहां से CV कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब CV 5 आ गया, यहां पुट कर दो, मोल कितने हैं आपके पास 5, इंटू CV 5 और इंटू डेल्टा T 20 माइनस 10 10, तो 250 आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है 250। अच्छा यूनिट बता दो इसकी क्या, कैलोरी
पर मोल केल्विन लिख सकते हो आप, है ना। अगला देखो जरा, फाइंड डेल्टा एन जी इफ वी कंसीडर द कंबस्शन ऑफ 1 मोल लिक्विड इथेनॉल इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट 298 केल्विन। बहुत ध्यान से देखना, इथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5OH और लिक्विड है, प्लस कंबस्शन कराया तो O2 गैस है, क्या बनता है कंबस्शन में, CO2 गैस। अब H2O डिपेंड करता है क्या है, 298 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O क्या होता है, लिक्विड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता और उससे ज्यादा होता तो हम इसको गैस ले लेते हैं, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ मैं क्या कर दूं, 2 कर दूं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4 और 5, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ मैं 3 कर दूं, 6 और 1 7, 4 और यहाँ 3 कर दो 7, हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन 6 हो गए और यहाँ पर 5 और 1 6, बैलेंस है। डेल्टा एनजी बता दो क्या है, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब -1। ये दोनों तो लिक्विड थे इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक, बहुत सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ गैस एब्जॉर्ब 100 जूल ऑफ हीट, अच्छा हीट एब्जॉर्ब को क्या लिखते हो आप, क्यू को क्या लिखोगे, हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस लिखोगे कितना 100, और कह रहे हैं कि एंड एक्सपांड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड डेल्टा यू। तो पहले वर्क निकालने अपन, कैसे निकलता है, -P डेल्टा वी निकलता है ना, ठीक है। तो -P डेल्टा वी, तो P कितना है आपका -2 × 10⁵ और डेल्टा वी क्या कह रहे हैं, इतने से एक्सपांड हुआ मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब था, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो ये किस में आ गया वर्क, ये आ गया आपका लीटर, नहीं एक काम करो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो तो सही रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको आप कन्वर्ट करो किसको, 500 सेंटीमीटर क्यूब को किसमें, मीटर क्यूब में। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर होता है ना, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, तो 500 इंटू 10⁻⁻6 कर दूं और यहाँ मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, ये आ गया, मतलब ये आ गया आपका न्यूटन मीटर मतलब जूल हो गया यहाँ। तो ये कितना हो गया, 500 का डबल कितना हो गया 1000, तो 10⁻3 और 5 ये है, तो 10⁻8 जिसमें से अपन ने 6 माइनस कर दिया तो -100 आ जाएगा ये, और जूल में आ जाएगा। W -100 हो गया तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, Q प्लस W, Q कितना है 100 और W -100, तो ये कितना आ गया आपका 0 आ जाएगा डेल्टा यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अ गैस एक्सपांड्स एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -12, तो मुझे गामा चाहिए, ठीक है। तो याद करो T V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन होती थी एडियाबेटिक की, तो मैं इसको इस फॉर्म में ला रहा हूं, कैसे, मैं लिख रहा हूं T इज इक्वल टू K V की पावर -12, प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं और इसको इधर ले आओ तो T V की पावर 1/2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे इसको कंपेयर करा दो तो गामा -1 इज इक्वल टू हाफ, तो गामा क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1 मतलब कितना 1.5 3/2। इस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, समझ गए बात को, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लो आप। एडियाबैटिक प्रोसेस में चाहे इरिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, उसमें हमें क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको इरिवर्सिबल वाला और ये रिवर्सिबल वाला। अब आप कैसे पहचानोगे कि इरिवर्सिबल है, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि कहीं कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर तो नहीं लिखा है। अगर कहीं भी कांस्टेंट प्रेशर लिखा है तो हम बोल देंगे इरिवर्सिबल है, और अगर उन्हें पूछना होगा रिवर्सिबल तो वो लिख देंगे साफ साफ, ठीक। ध्यान से देखना जरा क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस जिसका CV मोलर दे रखा है आपको 5R/2 एट 300 केल्विन एंड 5 atm इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। ये वाली बात को करेंगे अंडरलाइन, ये लिखा है ना, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और मैंने आपको बताया था इरिवर्सिबल में टेम्परेचर कैसे निकालना है, रिवर्सिबल में कैसे निकालना है, मैंने आपको पीछे फॉर्मूले लिखाए थे और ये बोला था कि मैं आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये वही वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में टेम्परेचर निकलता है NCV T2 - T1 इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल NR T2/P2 -NR T1/P1। ये फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था। हम यहां पुट करेंगे वैल्यू, मोल कितना है 1, CV इज 5R/2, T2 मुझे निकालना है, T1 क्या है, T1 क्या है, T1 क्या है 300 केल्विन, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ऐसे पुट कर दिया। इधर आ जाओ, P एक्सटर्नल कितना है 2 atm, कभी नहीं दिया हो तो P2 के बराबर भी मान लिया करो,
n कितना है 1 इंटू आर इंटू T2 निकालना है, और P2 कितना है 2 माइनस 1 इंटू आर इंटू T1 कितना है 300 डिवाइडेड बाय कितना P1 5 ATM, तो ये हो गया 5। बस अब इसको सॉल्व करके T2 निकाल लो आप। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं मैं। 5R T2 बाई 2 माइनस 5 इंटू 3 1500 बाई 2 750 R इज इक्वल टू, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और 2 से 2 उड़ा दिया तो माइनस R T2 और माइनस प्लस 300 का डबल हो गया 600, और 600 का 5 से डिवाइड कर दो या 5 से इसको काट दो, माइनस प्लस 120R हो जाएगा ये। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब R T2 को इधर ले जाओ तो ये माइनस वाला इधर आके प्लस आएगा और इसके साथ सॉल्व हो गया आएगा 7R T2 बाई 2, और 750R उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 870R। R से R उड़ा दो और ये सॉल्व कर लो तो T2 आ गया 870 इंटू 2 बाई 7, और जो डिवाइड करके आता है 248.5। इस तरीके से आपको टेम्परेचर निकालना है। कब? इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। ध्यान रखना, इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबैटिक में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ये तरीका है उससे निकलने का। टेम्परेचर अगर निकालना हो इर्रिवर्सिबल में तो ये पूरी प्रोसेस है, रिवर्सिबल का इधर वाला लिखा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर आ गया, मान लो आपसे वर्क पूछ लेते तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है इसको फिर से पुट कर देते, तो वर्क क्या आ जाता है यहां पर 5R बाई 2, T2 की जगह ये पुट कर दो और माइनस 300, ये आंसर आ जाता। ठीक है, मेन काम है टेम्परेचर निकालना। टेम्परेचर निकाल लिया तो वर्क का फॉर्मूला तो सेम ही होता है ना, चाहे इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, NCV डेल्टा T। ठीक है, इधर आओ। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस दैट इज एक्सपांडेड रिवर्सिबली। देखो, अगर उन्हें क्वेश्चन में पूछना होगा रिवर्सिबल तो लिखेंगे रिवर्सिबल, अगर उन्हें क्वेश्चन में पूछना होगा इर्रिवर्सिबल तो इर्रिवर्सिबल नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बहुत अच्छी चीज आज आपको समझ में आ गई है। ठीक, फ्रॉम एडियाबैटिक फ्रॉम 2 लीटर टू 16 लीटर एट 300 केल्विन, मतलब T1 300 है, T2 निकालना है। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम रिलेशन यूज करते हैं, कौन से वाले? वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर का रिलेशन है, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैं रिलेशन बना रहा हूं T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 अलग से निकाल लेते हैं। गामा कितना होता है मोनोएटॉमिक का? 5/3 माइनस 1, तो गामा माइनस 1 कितना आ गया? 2/3। तो गामा माइनस 1 सीधे यहां 2/3 पुट कर रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1 कितना है? 2/3। बस यहां वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट टेम्परेचर निकल जाएगा। T2 इज इक्वल टू T1 कितना है? 300, V1 कितना है? 2, V2 कितना है? 16, और 2/3, 2/16 हो गया 1/8, वो 1/8 हो गया 1/2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/2 का क्यूब, और 2/3 पावर पहले से ही 3 से 3 उड़ा दो, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो T2 कितना आ गया? 300/4, मतलब 150 का आधा, मतलब 75 केल्विन। ध्यान से अब सुनो जो बात मैं बोल रहा हूं। जब कभी भी एक्सपांसन होता है, कौन सा वाला? एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक एक्सपांसन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इस बात को ध्यान रखना। एडियाबैटिक एक्सपांसन पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, निकल भी रहा है। देखो, पहले कितना था? 300, अब कितना हो गया? 75। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस ऑन एडियाबैटिक एक्सपांसन ऑफ आइडियल गैस। समझ गए बात को? अब ये टेम्परेचर T2 आ गया, ये T1 आ गया। मान लो वर्क पूछते तो NCV डेल्टा T यहां लगा देते, हो गया काम। समझ रहे हो बात को जो मैं बता रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत सारे लोग मिस करते हैं। एडियाबैटिक इर्रिवर्सिबल में टेम्परेचर निकालने का तरीका ये है, और एडियाबैटिक रिवर्सिबल में टेम्परेचर निकालने का तरीका ये है। समझ गए बात को? तो ये सारी कहानी हो गई अपनी फर्स्ट लॉ से रिलेटेड। इसके हम और क्वेश्चन भी करेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, जिस तरीके का लेक्चर होता है ना क्रैश कोर्स सीरीज का, उसमें लोग यूजुअली क्वेश्चन कम करवाते, थ्योरी ज्यादा पढ़ाते। मैंने क्या करा, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूं, क्योंकि फिर से आप जानते हो अपना मकसद सिर्फ थ्योरी पढ़ाना नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन ने फर्स्ट लॉ तक के रिलेशन से बेस्ड 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। सोचो आप कितने सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ वाला पार्ट, मतलब एंट्रोपी से अब आगे अपन शुरू करेंगे। पहले आप ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।